हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट अंडर आर्टिकल 245 टू 255। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनाइटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि सारी पावर सेंटर के पास होती है, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि पावर सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइडेड होती हैं। इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर इन केस ऑफ एमरजेंसी देयर इज ऑलवेज यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। There are two folds of distribution of legislative power. First is territorial jurisdiction and second is subject matter of legislation. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये बताया गया है कि कितनी टेरिटरी के लिए कौन लॉज बना सकता है, और सब्जेक्ट मैटर में ये होता है कि किस सब्जेक्ट मैटर पे कौन लॉज बना सकता है। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हम डिस्कस करते हैं अंडर आर्टिकल 245। 245 क्लॉज 1 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडिया की पूरी टेरिटरी या किसी पार्ट के लिए लॉज बना सकती है, और स्टेट के पास ये पावर है कि वो पूरी स्टेट या स्टेट के किसी पार्ट के लिए लॉज बना सकती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 246। 246 में इसका सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर डिवाइड किया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर लॉस बना सकती है, और स्टेट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर लॉस बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने मैटर्स होते हैं उस पर स्टेट एंड सेंटर दोनों के पास पावर होती है लॉस बनाने की। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 245 क्लॉज 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपनी टेरिटरी के अलावा अपने साथ वाली दूसरी टेरिटरी पे, मतलब कि इंडिया के बाहर भी कोई लॉस अगर बनाती है तो वो वैलिड होंगे, उस पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगी। अब पार्लियामेंट के पास तो ये पावर है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन बना सकती है, पर स्टेट के पास ये पावर नहीं है। अगर स्टेट अपनी स्टेट के अलावा अपनी टेरिटरी से बाहर लॉ बनाती है तो वो वॉइड माने जाएंगे, पर इन केस ऑफ बट इन सम केसेस ये भी वैलिड होते हैं। उसके लिए हम डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस अप्लाई करते हैं। इससे हम समझते हैं केस के थ्रू। वेलिस ब्रोस एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे। इस केस में ये हुआ था कि एक कंपनी जो कि इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी, उसका एक एजेंट बॉम्बे में था, और उस कंपनी को हाफ से ज़्यादा जो इनकम थी वो इंडिया से जा रही थी। तो फिर बॉम्बे के इनकम टैक्स वालों ने ये कहा कि हम इसकी इनकम पे टैक्स लगाएंगे, पर कंपनी ने ये कहा कि ये कंपनी तो इंडिया की टेरिटरी के बाहर है तो इस पे टैक्स नहीं लग सकता। तो कोर्ट ने ये कहा था कि इस पे टैक्स लग सकता है। टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट ये कहता है कि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है इसमें एक रीजनेबल रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अगर स्टेट एंड सेंटर दोनों सेम सब्जेक्ट मैटर्स पे लॉ बनाते हैं और अगर उनमें इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, इसे हम डिस्कस करेंगे अंडर आर्टिकल 254, दैट इज रिपोगनेंसी। 254 क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर सेंटर और स्टेट सेम सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाते हैं या कंकरेंट लिस्ट के किसी मैटर पे लॉ बनाते हैं और उनमें रेपोगनेंसी आ जाती है, इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, तो पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा। पर क्लॉज 2 जो है 254 की क्लॉज 2 इज़ एन एक्सेप्शन टू क्लॉज 1। क्लॉज 2 ये कहती है कि अगर सेंटर और स्टेट दोनों सेम सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाते हैं और उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, पर अगर जो स्टेट का लॉ है वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए छोड़ा गया है और उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन मिल जाती है, तो स्टेट का लॉ ही स्टेट में प्रिवेल होगा। अगर जैसे हमारे पास 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इनमें कुछ मैटर्स बताए गए हैं कि इस पे सेंटर लॉ बना सकती है, इस पे स्टेट, इस पे दोनों सेंटर और स्टेट। इनके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट मैटर हमारे पास आता है, अगर कोई ऐसा मैटर आता है जो कि इन लिस्ट में नहीं बताया गया, तो उस पे कौन लॉ बनाएगा, तो इसे बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर। अंडर आर्टिकल 248 हम इसे डिस्कस करेंगे। अंडर आर्टिकल 248 ये पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर कोई ऐसा मैटर आता है जो ना ही
यूनियन ना स्टेट ना कंकरेंट लिस्ट में है तो उस पे पार्लियामेंट लॉस बना सकती है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स कंटेन्ड इन स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट की पावर कि वो स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पे लॉ बना सकती है। तो वो कब कब बना सकती है, इसके लिए हमारे पास 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट। आर्टिकल 249 ये कहता है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है और राज्यसभा में नॉट लेस देन 1/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास होता है, उसमें ये कहा गया है कि हाँ हम अपनी पास पार्लियामेंट को देते हैं कि वो स्टेट लिस्ट में इस टॉपिक पे लॉ बना सकती है, तो वो लॉ वैलिड होगा। एंड इन केस ऑफ एमरजेंसी आर्टिकल 250 ये कहता है कि इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास चली जाएंगी और पार्लियामेंट ही स्टेट के लिए लॉ बनाएगी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 252 दैट इज कंसेंट ऑफ द स्टेट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स अपनी कंसेंट के साथ पार्लियामेंट को ये पावर देती हैं कि वो स्टेट के किसी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाए तो वो लॉ भी वैलिड होगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आर्टिकल 253 ये कहता है कि जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटीज़ होती हैं, तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉस बना सकती है। एंड नेक्स्ट इज अंडर आर्टिकल 366 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लग रहा है कि ये स्टेट सही से काम नहीं कर रही है, ये स्टेट में कुछ सही नहीं चल रहा, इसकी गवर्नमेंट ठीक नहीं है, तो वो प्रोक्लेमेशन जारी करेगा एंड उससे क्या होगा कि सारी पावर जो है पार्लियामेंट के पास चली जाएगी। इस केस में भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉस बना सकती है। अब ऐसा है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं और अपने अपने सब्जेक्ट मैटर्स हैं कि वो इन पे लॉस बना सकते हैं। अगर जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है, अगर वो किसी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाता है जो कि उसकी कॉम्पिटेंस के अंडर है और वो जो लॉ बना रहा है वो किसी और सब्जेक्ट मैटर को भी एनकोर्स कर रहा है जो कि उसकी कॉम्पिटेंस के अंडर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, वो लॉ क्या वैलिड होगा या वॉइड होगा। तो इसके लिए हम डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या वो लॉ वैलिड है या नहीं। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हम समझने के लिए एक केस लॉ डिस्कस करते हैं, प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स। इस केस में क्या हुआ था कि बंगाल गवर्नमेंट ने एक मनी लेंडर्स एक्ट 1946 पास किया। उसमें ये कहा गया था कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो मनी देते हैं, वो कितनी अमाउंट ले सकते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो सारा इसमें बताया गया था। तो इसके साथ ही ये मनी लैंडिंग के लिए, इसका मेन पर्पस था मनी लैंडिंग, इसके साथ ही ये प्रोमिसरी नोट्स को भी एनकोर्स कर रहा था। जो मनी लैंडिंग है ये स्टेट ने इसलिए लॉ बनाया क्योंकि जो मनी लैंडिंग है एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये लिस्ट 2 की एंट्री नंबर 27 में आता है, पर जो प्रोमिसरी नोट्स है ये लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 28 में आता है, जो कि यूनियन लिस्ट का मैटर है। तो इसलिए सेंटर ने ये कहा कि नहीं ये लॉ तो वॉइड होगा क्योंकि ये सेंटर के सब्जेक्ट में भी बनाया गया है। तो इस पे कोर्ट ने पिथ एंड सब्सटेंस का डॉक्ट्रिन अप्लाई किया था। और पिथ एंड सब्सटेंस के डॉक्ट्रिन में ये होता है कि हमें उस मैटर को होल देखना है, सिर्फ एक पॉइंट नहीं देखना, एज अ होल देखना है उस मैटर को। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये कहा कि इसका मेन पर्पस तो है मनी लैंडिंग की एक्टिविटीज़ को गवर्न करना, इसके साथ ही इंसिडेंटली वो प्रोमिसरी नोट्स को भी कवर कर रहा है। तो पर फिर भी ये एक वैलिड होगा, इसे वैलिड माना जाएगा, ये वॉइड नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में ये होता है मेन कि जो ऑब्जेक्ट है, स्कोप, एक्सटेंड एंड सब्जेक्ट, इनमें एक रीजनेबल रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज एफ एन बलसारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये हुआ था कि लिकर की सेल परचेज के लिए एक लॉ बनाया गया था, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट। वो जो लिकर की सेल एंड परचेज है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, पर इसके साथ ही वो इसकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को भी कवर कर रहा था जो कि एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो कोर्ट ने इस पे भी पिथ एंड सब्सटेंस का डॉक्ट्रिन अप्लाई किया और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये लॉ भी वैलिड है।